हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ सभी साथी जुड़ जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है आज। उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में हम लोग समझेंगे। जो प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो हमारे यूपी पीसीएस का हो, चाहे वो हमारे जेल बार्डर का हो, चाहे हमारे यूपी के किसी भी एग्ज़ाम का हो, यूपीएसआई हो सकता है, यूपी ट्रिपल एससी हो सकता है, जूनियर असिस्टेंट हो सकता है, इन सभी एग्ज़ाम में इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारे साथ सभी साथी एक बार जुड़ जाएंगे और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। क्लास को शेयर करेंगे, सभी लोग लाइक करेंगे। और अगर आप नए हैं, दोनों में से किसी भी चैनल पर, चाहे तो वो एग्जामपुर या फिर आईएएस पीसीएस पर एग्जामपुर, दोनों में से किसी भी चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन क्लास का मिल पाए समय पे। समझ रहे हो बात को? चलिए तो फिर जुड़ जाओ। चलिए जुड़ जाते हैं हम लोग, सभी लोग। कैसे एक बार सभी आप बता ज़रूर देंगे, ठीक है? और उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। आज मुझे लगता है कि जो हमारा आईएएस पीसीएस चैनल है उस पर ये क्लास नहीं बनी है। ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद उस चैनल पे इसको नहीं बनाया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बड़ी गलती है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं और उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में हम लोग समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? उत्तर प्रदेश की जलवायु। जलवायु मतलब क्लाइमेट। क्लाइमेट, हाँ जी, समझ रहे हो? जलवायु मतलब क्लाइमेट। ठीक है, यही मेरी एक कंसर्न था कि शायद क्लास वहाँ पे नहीं चल रही। चलिए तो हम जलवायु के बारे में बात करेंगे। चलिए, सॉरी, थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हुई, ठीक है? हाँ, चल रही है, बहुत अच्छी बात है। मुझे यही लग रहा था कि शायद क्लास वहाँ पे नहीं चल रही है, तो मैंने एक बार उसको चेक किया। हम बात करेंगे जलवायु की। जलवायु को उत्तर प्रदेश की, खासकर उत्तर प्रदेश की, न कि भारत की जलवायु को। वैसे तो आप जलवायु चैप्टर पढ़ते होंगे ज्योग्राफी की क्लास में। ज्योग्राफी में आपने जलवायु को पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है भाई? जलवायु समझेंगे। पहले जलवायु क्या होता है, जलवायु से पहले, हाँ, जलवायु क्या होता है? जब हम किसी एक स्थान विशेष की कई वर्षों तक वहाँ की ऋतुओं का या वहाँ के मौसम का अध्ययन करते हैं, और वहाँ की ऋतुओं और मौसम का अध्ययन करके जो औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, उसको हम जलवायु कहते हैं। किसी स्थान विशेष की या किसी भौगोलिक स्थान की, हाँ, भौगोलिक स्थान, ध्यान से समझो डेफिनेशन, जलवायु होता क्या है?
किसी भौगोलिक स्थान के, किसी भौगोलिक स्थान विशेष की मौसमी परिस्थितियों का, स्थान विशेष की मौसमी परिस्थितियों का। ऐसा नहीं है कि आज अगर मान लो दिल्ली में बरसात हो रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली की जो जलवायु है वो बरसात को लेके उसको डिफाइन नहीं कर सकते, या कह दें कि हम दिसंबर में हमारे यहाँ पे सर्दी पड़ती है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ पे शीत जलवायु होती है, या अप्रैल के महीने में या जून के महीने में अभी अगर बात करें कि आज बरसात हो रही है, मौसम बहुत ठंडा है, नमी ज़्यादा है, आर्द्र जलवायु कह दें हम उसको, या फिर कल क्या हो जाए गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम उसको उष्ण जलवायु कह दें। मौसम जो होता है हमारा, मौसम टाइम टू टाइम, मतलब कभी 1 घंटे में, कभी 1 दिन में, कभी 2 दिन में चेंज हो जाता है। ऋतुएं भी कुछ समय में 1 महीने 2 महीने में भी चेंज हो जाती हैं। बट हम जलवायु की बात करेंगे तो जलवायु हमारा किसी एक स्थान विशेष की लगातार कई वर्षों तक किए गए मौसमी परिस्थितियों का अध्ययन होता है। मतलब जैसे कि अगर मान लो कि जून में हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, अब अगली बार भी जून में गर्मी पड़ेगी, उसके बाद भी गर्मी पड़ेगी जून में, तो कई वर्षों तक जब हम इन मौसमी परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे, जलवायु को आप किसी स्थान की जो क्लाइमेट होती है, जलवायु होती है, आप उसे कई महीने में या 1 साल में 2 साल में डिफाइन नहीं कर सकते कि इस स्थान की जलवायु कैसी है। कभी कभी होता है कि हमारे प्रदेश में किसी साल दिसंबर और जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, लेकिन किसी महीने सामान्य तापमान रहता है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती। तो 1-2 साल 4 साल से हम किसी स्थान विशेष की जलवायु का पता नहीं लगा सकते। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि भौगोलिक स्थान की, किसी स्थान विशेष की मौसमी परिस्थितियों का अध्ययन जब हम कई वर्षों तक करते हैं और उस अध्ययन का एक औसत निकालते हैं, उसको हम जलवायु कहते हैं। मौसम बहुत छोटे समय में चेंज हो जाता है, ऋतुएं उससे थोड़े ज़्यादा समय में 3 महीने में 4 महीने में चेंज हो जाती हैं, जबकि जलवायु को बदलने में कम से कम 50 से 60 वर्ष लगते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? जलवायु को बदलने में 50 से 60 वर्ष लग जाते हैं। जैसे कि 50-60 साल पहले हमारे यहाँ और ज़्यादा सर्दी पड़ती थी, अब सर्दियों में उतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती इतनी 50-60 साल पहले पड़ती। तो हमारी क्लाइमेट में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। जितनी बरसात 50-60 साल पहले होती थी उतनी बरसात अब नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ पे जंगल ख़त्म हो गए। जंगल वगैरह जो बरसात कराने में सहायक होते हैं तो वो उनमें कमी आई है। तो जलवायु जो होती है उस पर असर 50-60 सालों में जाके पड़ता है। जबकि मौसम की अगर बात करें तो सुबह और शाम में भी मौसम चेंज हो जाता है। सुबह किसी तरह का मौसम है, शाम को अलग तरह का मौसम है। थोड़ी बरसात हुई और फिर से दोबारा धूप निकली और गर्मी हो गई। तो मौसम जो होता है वो एक छोटे से समय की वातावरणीय परिस्थितियाँ होती हैं। 1 घंटे की, 2 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की, 1 दिन की, 2 दिन की, मौसम चेंज होता रहता है। वातावरण की परिस्थितियां समय समय पर जल्दी चेंज होती रहती हैं। जबकि इससे थोड़े ज़्यादा समय में कई महीनों के मौसम का जब अध्ययन करेंगे तो उससे एक ऋतु बनती है। जैसे कि लगातार कई महीनों तक गर्मी पड़ती रही तो हम उसको क्या कहेंगे, गर्मी की ऋतु, और वहाँ की जलवायु उस पर आधारित हो जाएगी। जलवायु, फिर वही बात कि जलवायु एक सीजन पे आधारित तो नहीं हो सकती ना। तो उसके बाद क्या होगा, बरसात के बाद सर्दी। तो हम इन सब चीज़ों का जब कई सालों तक अध्ययन करेंगे उसको हम जलवायु कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख लेना, जलवायु किसी स्थान विशेष की कई वर्षों तक किसी स्थान विशेष की मौसमी परिस्थितियों का या वातावरणीय परिस्थितियों का कई वर्षों तक किए गए अध्ययन का औसत होता है। ये जलवायु कम से कम 50-60 वर्षों में बदलती है। अब हम बात करें उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु की अगर बात करें तो ऋतुओं के आधार पर प्रदेश की जलवायु को अगर हम देखें और उससे पहले हम उत्तर प्रदेश की जलवायु देखें तो ये कहा जाता है कि हमारे जो प्रदेश की जलवायु है, हाँ जी, हमारे जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय या मानसूनी जलवायु है। क्योंकि मानसून का हमारे प्रदेश की क्लाइमेट पर, मानसून का हमारे प्रदेश की जलवायु पर गहरा असर पड़ता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हम अगर अपने प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करें तो उष्णकटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है हमारा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हमारे प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय
उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण जलवायु है हमारे यहाँ पे, या समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय, ठीक है। मतलब गर्मी भी होती है हमारी जलवायु में और समशीतोष्ण, थोड़ी बहुत शीत के साथ उष्ण होती है, गर्मी होती है। समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसको आप चाहो तो आगे लिख सकते हैं, एक ही बात है, उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण, ठीक है। या आप इसको आगे लिख लेना, मैं चलो लिख देता हूँ इसको आगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा ज़्यादा। हाँ, समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु है हमारे प्रदेश की, ठीक है। हाँ, जलवायु है हमारे प्रदेश की, ठीक है। हाँ, इसको मानसूनी जलवायु भी कहते हैं, क्योंकि मानसून का असर हमारी जलवायु पर बहुत ज़्यादा होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। सवाल पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उसमें ऑप्शन रहता है मानसूनी जलवायु, और आप टिक करके आ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। कई बार ये प्रश्न आया है, या फिर हो सकता है कि इस प्रकार का कोई ऑप्शन दे दे कि समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु है हमारे प्रदेश की, ये भी सही होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये भी सही होगा। अगर भारत की जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे उच्चावच और वायु दाब की परिस्थितियां। जैसे कि अगर बात करें हमारे दक्षिण भारत और उत्तर भारत में, दक्षिण भारत हमारे तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो वहां पर जलवायु संबंधी ज़्यादा विषमताएं नहीं पाई जाती, वहां पर ज़्यादा मौसमी अंतर नहीं पाया जाता, दैनिक तापांतर में ज़्यादा अंतर नहीं होता, वहां पर ऐसे नहीं होता। जैसे कि आप मुंबई की बात करो तो मुंबई के लोग ऋतु परिवर्तन को नहीं देख पाते। जैसे अगर हम मुंबई की और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली के लोग गर्मी को भयंकर गर्मी को भी सहन करते हैं और भयंकर सर्दी को भी सहन करते हैं। लेकिन जब बात अगर हम करें यहाँ पे आपके मुंबई की, तो मुंबई समुद्रीय क्षेत्रों के पास का क्षेत्र है, तो वहाँ की जलवायु को जो आपका जलमंडल है वो प्रभावित करता है, क्योंकि जल के बारे में कहा जाता है कि जो हमारा जलमंडल होता है वो स्थल मंडल के कंपेयर देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। तो दैनिक और मतलब जो तापांतर होता है उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। जबकि हम अपने स्थल की बात करें तो स्थल का जो तापांतर होता है बहुत ज़्यादा होता है। दिन में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, जल्दी से स्थल हमारा ठंडा होता है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और जल्दी से स्थल ठंडा होकर सर्दी कर देता है। लेकिन हम भारत की जलवायु की यहाँ पे बात कर ही नहीं रहे हैं, हम यूपी की, हम उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ जी। तो समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु या फिर मानसूनी जलवायु हमारे प्रदेश की जलवायु को कहा जाता है। अगर हम प्रदेश की ऋतुओं की बात करें, क्योंकि जलवायु को हम ऋतुओं के माध्यम से ही अध्ययन कर सकते हैं, ऋतुओं के माध्यम से ही हम जलवायु का अध्ययन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें अपने प्रदेश में अगर हम ऋतुओं की बात करें तो हमारे प्रदेश में 3 तरह की ऋतुएं मुख्य तौर पर होती हैं। पहली होती है हमारे प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु। क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। हाँ जी, पहली होती है हमारी क्या? ग्रीष्म ऋतु, जिसको हम समर सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम समर सीजन कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसको हम लोग समर सीजन कहते हैं। दूसरी ऋतु की अगर हम बात करें तो हमारे प्रदेश में होती है वर्षा ऋतु। क्या होती है? वर्षा ऋतु। इसको हम रेनी सीजन कहते हैं, रेनी सीजन। सवाल आप यकीन मानिए इस प्रकार का तक पूछा गया है कि हमारे प्रदेश में शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो पहला हमारा ग्रीष्म ऋतु, दूसरा हमारा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को हम लोग इंग्लिश में रेनी सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनी सीजन। इन्हीं सब पे आधारित है हमारी जलवायु, इन्हीं सीजन्स पर, इन्हीं ऋतुओं पर आधारित है हमारी जलवायु। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो तीसरे नंबर पे हमारी शीत ऋतु आ जाती है। क्या आ जाती है? शीत ऋतु आ जाती है। इन्हीं ऋतुओं में हम कुछ और ऋतु ढूंढ लेते हैं, जैसे हेमंत है, शिशिर है, बसंत है। हम कुछ और ऋतुओं को भी यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर हमारे पास 3 ऋतुएं ही होती हैं। ऐसे तो टोटल अगर हम काउंट करें तो 6 ऋतु मानी जाती हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन उन 6 ऋतुओं से सवाल हमारा नहीं आता।
ना ही इस पर मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा उनका महत्व है। तो शीत ऋतु की अगर बात करें तो हम विंटर सीजन कहते हैं। इन तीनों ऋतुओं को हमें समझना है तो हम अपने प्रदेश की जलवायु को आराम से समझ जाएंगे कि हमारे प्रदेश की जलवायु कैसी है। इन ऋतुओं पर डिपेंड कैसे है? अब भाई डिपेंड इसीलिए है क्योंकि जो ऋतुएं हैं, जैसे शीत ऋतु होती है हमारी दिसंबर जनवरी में, तो वो हर साल दिसंबर जनवरी में शीत ऋतु होगी ना। अब ऐसा होता कि एक साल शीत ऋतु दिसंबर जनवरी में है, अगली साल शीत ऋतु पता नहीं कब होगी, तो फिर हम जलवायु को डिसाइड नहीं कर पाते कि किस प्रकार की जलवायु है इस स्थान की। कभी ठंडी अपने आप हो जाती है, कभी बरसात अपने आप हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, तो वो इरेगुलरिटी हो जाती है। लेकिन ये तो रेगुलर है ना कि जब नवंबर दिसंबर आएगा तो गर्मी कम होना और सर्दी बढ़ना प्रारंभ कर देगी, जब फरवरी मार्च अप्रैल आएगा तो गर्मी बढ़ना प्रारंभ कर देगी। वो हमेशा ऐसा ही होता आया है बहुत सारी वर्षों से। तो इन ऋतुओं पर हमारी जलवायु निर्भर करती है। तो शीत ऋतु की अगर हम लोग बात करें तो विंटर सीजन हो जाएगा, विंटर सीजन। तो ये तीन मुख्य तौर पर हमारे प्रदेश में ऋतुएं हैं, तीन मुख्य तौर पर हमारे प्रदेश में ऋतुएं हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तीन ऋतुएं। अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु की तो ग्रीष्म ऋतु हमारे प्रदेश में मार्च के बाद, क्योंकि फरवरी और मार्च में बसंत ऋतु होती है, मार्च के बाद अप्रैल से ये शुरू हो जाती है और लगभग अप्रैल मई, मार्च भी इसमें काउंट कर सकते हैं, मार्च अप्रैल मई और जून, इन 4 महीनों तक रहती है। ठीक है, मार्च अप्रैल मई और जून। तो मार्च अप्रैल से लेके जून तक हमारे यहाँ पे क्या होती है? जून तक हमारे यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है। इसका अध्ययन करेंगे हम डिटेल में, ग्रीष्म ऋतु का अध्ययन अभी डिटेल में करेंगे, बस अभी मैं समय बता रहा हूँ। बात करें अगर हम लोग वर्षा ऋतु की, किसकी बात करें? वर्षा ऋतु की। तो जब हमारी गर्मी होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, उसी समय हमारे यहाँ पर उत्तर भारत में कुछ बंगाल की खाड़ी से मानसून आते हैं। बंगाल की खाड़ी से क्या आते हैं? मानसून आते हैं, जो हिमालय से टकरा के हमारे उत्तर भारत में, इसमें बंगाल है, बिहार है, यूपी है, बरसात करते हैं। तो ये फिर क्या हो जाती है? हमारी क्या हो जाती है? हमारी वर्षा ऋतु, जो कि लगभग जुलाई से शुरू हो जाती है। जुलाई से लेके, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर तक लगभग हमारी बरसात रहती है। सितंबर तक हमारी क्या रहती है? बरसात रहती है। हाँ जी, सितंबर तक हमारी वर्षा ऋतु रहती है। इसके बाद हमारी शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। शीत ऋतु हमारी प्रारंभ हो जाती है। और शीत ऋतु की अगर बात करें तो अक्टूबर नवंबर से ये शुरू हो जाती है और फरवरी तक रहती है। अक्टूबर नवंबर तक से हमारी शीत ऋतु शुरू हो जाती है और फरवरी तक रहती है। सारे लोग जुड़ जाओ, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, त्यागी सर की क्लास लग तो रही है, कौन सी क्लास नहीं लग रही त्यागी सर की? तुम कैसी बात करते हो? ऐसी बातें मत किया करो, ठीक है? हाँ, चुपचाप पढ़ लो भाई। झांसी की रानी भास्कर कह रहे हैं चुपचाप पढ़ लो, तो सही कह रहे हैं बिल्कुल, इसमें कोई गलत बात नहीं बोली उन्होंने। कैसे पढ़ लो भाई मेरे? चुपचाप पढ़ लो तुम सभी के सभी, ये कह रहे हैं वो। ठीक है, हाँ, विंटर अक्टूबर से, मान लेते हैं अक्टूबर, मैंने तो बोला था अक्टूबर नवंबर से हमारा शुरू होता है, अक्टूबर नवंबर से हमारा शुरू होता है, मैंने बोला तो था। तो आप लिख लो ना, परेशान इतने ज़्यादा क्यों हो रहे? इतने परेशान मत हुआ करो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक ऋतु पर जिसमें हम ग्रीष्म ऋतु की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? ग्रीष्म ऋतु की बात कर लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें ग्रीष्म ऋतु की हमारे प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो इसको समर कहते हैं। ठीक है, ये कब शुरू होती है? मार्च से शुरू हो जाती है। मार्च से हमारे यहाँ शुरू हो जाती है और ये कब तक रहती है? जून तक लगभग। ऐसा नहीं है कि जून के बाद एकदम से हमारी ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो जाती है और सर्दी भयंकर आ जाती है, बरसात आ जाती है। ठीक है, तापमान में ज़्यादा विशेष अंतर नहीं आता, समझ रहे हो? तापमान में ज़्यादा विशेष अंतर नहीं आता जून के बाद। जुलाई और अगस्त के जो महीने होते हैं भयंकर गर्मी और उमस वाले महीने होते हैं। ऐसा नहीं है तापमान में कोई खास अंतर आ गया। तो गर्मी तो तब भी होती है, लेकिन ऋतु हम वर्षा ऋतु उसको नाम दे देते हैं क्योंकि वहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। जब 3 ऋतुओं में बांटेंगे तो फिर वर्षा को भी तो स्थान देना पड़ेगा, या फिर 2 ही ऋतु होती है हमारी, शीत होती और हमारी कैसी होती? शीत होती, या फिर ग्रीष्म होती। तो 2 ही ऋतु होती, तो फिर हम वर्षा को जगह ही नहीं देते। लेकिन हमारी जलवायु तो वर्षा पे डिपेंड है, हम मानसूनी जलवायु इसको कहते हैं। तो मानसून की भी हमें बात करनी पड़ेगी इस जलवायु में, समझ रहे हो? मानसून की भी हमें क्या करना पड़ेगी?
बात करनी पड़ेगी। होता क्या है कि जैसे जैसे मार्च आता है और हमारे प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में कर्क रेखा है, समझ रहे हैं मेरी बात को। जैसे जैसे मार्च आता है और हमारे प्रदेश के दक्षिणी इलाकों के नीचे से मध्य प्रदेश से होके हमारी गुजरती है कर्क रेखा। क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा के ऊपर सूर्य आना प्रारंभ कर देता है, समझ रहे हो। सूर्य कर्क रेखा के ऊपर आना प्रारंभ कर देता है, इसकी किरणें लगभग कर्क रेखा के ऊपर होती हैं, तो इस एरिया का तापमान बढ़ना शुरू कर देता है। पूरे उत्तर भारत का तापमान, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश है, हमारा उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, इन सभी क्षेत्रों का तापमान बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। और बढ़ते बढ़ते ये तापमान, मार्च से बढ़ते बढ़ते ये तापमान जून में सबसे ज़्यादा हो जाता है, समझ रहे हो। जून में ये तापमान अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंच जाता है। तो अगर ये सवाल किया जाए कि प्रदेश का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है, तो आप जवाब दे पाएंगे कि जून सबसे गर्म महीना होता है। तो जून तक पहुंचते पहुंचते तापमान अपने अधिकतम बिंदु तक पहुंच जाता है। टेम्परेचर जो पहुंच जाता है हमारे प्रदेश का, वो अधिकतम बिंदु तक जून तक पहुंच जाता है, जून में पहुंच जाता है। जून में टेम्परेचर हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, समझ रहे हो। टेम्परेचर हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। इस ग्रीष्म ऋतु के समय पूरे प्रदेश के अगर औसत तापमान की बात करें, मेरी बात समझ रहे हैं ना, पूरे प्रदेश के अगर अधिकतम औसत तापमान की बात करें, पूरे प्रदेश के अधिकतम औसत तापमान की अगर हम लोग बात करें, प्रदेश के अधिकतम औसत तापमान, प्रदेश के अधिकतम औसत तापमान, मैक्सिमम हाईएस्ट टेम्परेचर की अगर हम लोग एवरेज टेम्परेचर, हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर, प्रदेश के अधिकतम औसत तापमान की अगर हम लोग बात करें, अधिकतम औसत तापमान, इसका मतलब क्या हुआ? अधिकतम औसत तापमान मैं बताता हूं इसका मतलब क्या हुआ। आप कहेंगे अधिकतम, फिर औसत, फिर तापमान, ऐसे लिख देते कि प्रदेश का अधिकतम तापमान। तो भाई देखो, प्रदेश का अधिकतम तापमान सारे क्षेत्रों में एक नहीं होता। वही बात अगर बरेली में करेंगे तो बरेली का हाईएस्ट टेम्परेचर 40, 41, 39 तक पहुंचता है। वही बात अगर आप झांसी में जाके करेंगे, बांदा में करेंगे, आगरा में करेंगे, तो यहाँ का टेम्परेचर 47, 48 पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है? 47, 48 पहुंच जाता है। वही बात अगर आप सहारनपुर वाले क्षेत्रों में करेंगे तो वहाँ भी 37, 38, 36, 35 हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है। तो अंतर होता है, कुछ क्षेत्रों में टेम्परेचर हाईएस्ट कुछ अलग होता है, कुछ क्षेत्रों में हाईएस्ट टेम्परेचर कुछ अलग होता है। तो उन सब को मिला के एक हाईएस्ट टेम्परेचर का एक एवरेज निकाला जाता है, समझ रहे? उन सब को प्रदेश, उन सब टेम्परेचर को मिला के प्रदेश का एक हाईएस्ट टेम्परेचर का एक एवरेज निकाला जाता है, जो 36 डिग्री से 39 डिग्री के बीच रहता है। कितना रहता है? 36 डिग्री से 39 डिग्री के बीच में रहता है। तो ये हमारे प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान है। ये हमारे प्रदेश का क्या है? औसत अधिकतम तापमान है। लेकिन इसी ग्रीष्म ऋतु में हम न्यूनतम औसत तापमान की बात करें, इसी में हम लोग न्यूनतम मतलब मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम एवरेज टेम्परेचर की बात करें, न्यूनतम मतलब कि गर्मी में सबसे कम टेम्परेचर कितना, मतलब कितने से कितने के बीच में। ये तो हमने देख लिया कि 36 से 39 के बीच में हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है, 37, 38, 39 के आसपास हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है। हाँ जी, चलिए हम अगर न्यूनतम तापमान की बात करें, औसत न्यूनतम तापमान की, देखो गर्मी ऐसा तो नहीं है कि रात में भी उतनी होती है जितनी दिन में होती है। रात में टेम्परेचर कम हो जाता है, रात में टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है। कभी कभी गर्मी की ऋतु में भी तुम छत पे लेटे होते होगे तो चादर ओढ़ने की जब हवा चलती है और ठंडी थोड़ी हवा हो जाती है, हवा ठंडी हो जाती है, स्थल पे बहने वाली हवा बहुत जल्दी, क्योंकि स्थल बहुत ज़्यादा ठंडा जल्दी हो जाता है। तो तुम छत पे लेटे होते होगे तो तुम्हें कभी कभी चादर ओढ़ने की ज़रूरत पड़ जाती है। जबकि भाई अगर दिन में टेम्परेचर 40 था तो 40 टेम्परेचर में तो तुम चादर ओढ़ोगे नहीं ओढ़ोगे ना। तो जब धूप नहीं रहती, सूर्य छिप जाता है, उसके बाद टेम्परेचर कम होना शुरू कर देता है। तो न्यूनतम औसत तापमान जो गर्मी के ऋतु में होता है वो 21 से 23 डिग्री के बीच में होता है। न्यूनतम औसत तापमान, न्यूनतम औसत तापमान। और इस तापमान में जो ये रिसर्च है, जो ये अध्ययन है, इसमें कम से कम 50-60 सालों बाद परिवर्तन हो जाएगा।
इसमें क्या होगा, 50-60 सालों के बाद इसमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जलवायु में जो फ़र्क आता है, जलवायु परिवर्तन होता है, कम से कम इतना समय तो लेता है, समझ रहे हो। ये बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा और ज़्यादा। तो न्यूनतम औसत तापमान है हमारे प्रदेश का, ये होता है 21 से 23 डिग्री के बीच में। ये पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ये हम पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर एवरेज तापांतर निकालो न्यूनतम और अधिकतम में, तो 14 डिग्री के आसपास माना जाता है। उत्तर भारत का दैनिक तापांतर वैसे भी ज़्यादा होता है दक्षिण भारत के कंपेयर, तो ये 14 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे क्या निकल के आ जाता है आपका, हाँ जी, 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे दैनिक तापांतर निकलता है। ये सवाल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तुम लोग क्लास में क्यों नहीं आते? प्रतीक यदुवंशी, अब आपकी कमी है, मेरी तो कमी नहीं है। कह रहे हैं सर यूपी लेखपाल रूरल डेवलपमेंट की क्लास यूट्यूब पर क्यों नहीं चल रही? अब ये तुम्हारी कमी है, तुम देखना ही नहीं चाहते चीज़ों को, तो मैं क्या करूं बताओ। अब मैं हर विद्यार्थी के घर जाके तो उसको बोल नहीं सकता कि आप क्लास में मेरी में आइए। क्या 4 बजे ग्रामीण परिवेश की क्लास नहीं चलती है? 4 क्लास हो चुकी हैं, 4 क्लास 4 बजे एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे क्या ग्रामीण परिवेश की क्लास नहीं चलती है? चलती है, लेकिन अब तुम देखना ही नहीं चाहते, तो उसमें मेरी क्या कमी है बताओ। हाँ बिल्कुल, चलिए। अब इसमें क्या होता है, ये तो पूरे प्रदेश का हमने तापांतर देख लिया। मैंने अभी एक बात आपको बोली कि बरेली तो ठंडा होता है, या जो तराई के इलाके हैं वो तो ठंडे होते हैं, लेकिन अगर बात आप बांदा की करो, चित्रकूट की करो, झांसी की करो, आगरा की करो, ये गर्म होते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा था? इसके पीछे का कोई रीज़न होगा, या ऐसा क्यों होता है? चलो मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन आपसे ही मैं पूछ लूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो इसीलिए क्योंकि जो कर्क रेखा के ज़्यादा पास के क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर गर्मी का माहौल ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप कर्क रेखा से दूर की तरफ जाओगे तो गर्मी थोड़ा कम होती चली जाएगी। तो ये जो हमारा क्षेत्र है दक्कन, जो हमारे बुंदेलखंड का पठारी भाग है, जो हमारे पठारी जनपद हैं, ये कर्क रेखा के बहुत ज़्यादा पास हैं। तो इसीलिए इन क्षेत्रों में कंपेयर हमारे मैदानी भाग के और कंपेयर हमारे तराई इलाकों के गर्मी इन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, समझ रहे? तो कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्रों में, कर्क रेखा के जो पड़ोसी क्षेत्र हैं, कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्रों में गर्मी इस समय ज़्यादा होती है। ये तो पूरे प्रदेश का औसत तापमान था, लेकिन अगर हम स्पेशल बुंदेलखंड की बात करें, कर्क रेखा के पास वाले क्षेत्रों की बात करें, तो यहाँ का औसत अधिकतम तापमान ज़्यादा होता है। ये तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक होता है, 47 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसमें हमने 2 जगह स्पॉट की हैं, एक तो उनमें से झांसी है हमारा, क्या है, झांसी है हमारा, झांसी हमारे प्रदेश का सबसे गर्म, या फिर आगरा, इन दोनों में से किसी एक को हम लोग, झांसी या आगरा। अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ पे झांसी ऑप्शन नहीं दिया था, वहाँ पे आगरा ऑप्शन दिया था। हालांकि झांसी ज़्यादा पास है कर्क रेखा के, लेकिन कभी कभी हम आगरा को मानते हैं। तो आगरा हमारे प्रदेश के क्या है, हमारा प्रदेश का सबसे गर्म जनपद है। यहाँ पर पूरे प्रदेश से ज़्यादा गर्मी होती है आगरा में गर्मी के समय पे। आगरा या फिर झांसी, इन दोनों में से ही हमारा एक आंसर उसमें सही हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार का बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से जनपद प्रदेश के सर्वाधिक गर्म जनपद में गिने जाते हैं, तो वहाँ पे आगरा और झांसी देगा। ए पे दे दे आगरा, बी पे दे दे झांसी, और एक ऑप्शन में, डी ऑप्शन में कह दे कि ए और बी दोनों, और सी ऑप्शन में कुछ और दे दे, कानपुर दे दे, मेरठ दे दे, तो फिर ए और बी हमारे सही हो जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? ए और बी हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो हमारे प्रदेश का झांसी और हमारे प्रदेश का आगरा, हमारे प्रदेश का झांसी और हमारे प्रदेश का आगरा, ललितपुर और ज़्यादा पास है, समझ रहे हो? हाँ जी, तो हमारे प्रदेश का झांसी और हमारे प्रदेश का आगरा क्या है, हमारे प्रदेश के सबसे गर्म क्षेत्र हैं, सबसे गर्म जनपद हैं, समझ रहे हो? हाँ जी, सबसे गर्म जनपद हैं। तो ये था हमारी जो ग्रीष्म ऋतु होती है, हमारी जो समर होती है, उसका ऑपरेशन। लेकिन आपने देखा होगा, आगे और बढ़ते हैं, इसका क्या था, ऑपरेशन था। आपने देखा होगा कि ग्रीष्म ऋतु में आज के समय पर ही अगर हम लोग बात करें, तो हमारे प्रदेश में जैसे ही 9-10 बजते हैं, 9-10 बजे, 10:30 बजे तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं।
9-10 बजे तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। कभी कभी तो इन हवाओं की गति 100 किलोमीटर को पार कर जाती है, हम उसको आंधी कहते हैं। लेकिन अक्सर डेली इस समय पर मई और जून के महीने में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4-5 बजे तक हमारे प्रदेश में हवाएं चलती हैं, जिसे हम लू कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। इन लू के चलने के पीछे रीज़न क्या होता है? समझ रहे हैं मेरी बात को? इन लू के चलने के पीछे क्या रीज़न क्या होता है? देखिए, जो हमारा स्थल होता है, ध्यान से समझिए, जो हमारा स्थल होता है मतलब ज़मीन होती है। ज़मीन जो हमारी होती है, जब ध्यान से समझो चीज़ों को, इस ज़मीन पर जब गर्मी पड़ती है, सूर्य की किरणें, धूप बहुत तेज़ होती है, तो ये हमारा स्थल पूरा गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? ये हमारा स्थल पूरा गर्म हो जाता है, बहुत तेज़ गर्म हो जाता है। तो हमारे जो स्थलीय हवाएं होती हैं, हमारे जो एटमॉस्फेयर में, हमारे जो वातावरण में हवाएं होती हैं, वो सब स्थल पे घर्षण के कारण गर्म हो जाती हैं। उनका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो चीज़ गर्म होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। वो हमेशा किधर जाती है? ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। आप पानी बॉयल करो किसी में, पानी गर्म होने के बाद ऊपर आ जाता है भगोने में, और जैसे ही ठंडा वाला पानी गर्म होता है नीचे से, वो ऊपर की तरफ आता चला जाता है। तो ऊपर ज़्यादा गर्म, नीचे थोड़ा कम गर्म होता है। तो उसी तरह से हवाएं जब गर्म होती हैं और स्थल से ये ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती हैं, स्थल से ये क्या कर देती हैं, ये हवाएं गर्म हुई, गर्म होने के बाद ये हल्की हो जाती हैं, और हल्की होने के बाद ये क्या करती हैं? ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती हैं। तो हमारे जो स्थलीय हवाएं होती हैं, आसपास की जो हवाएं होती हैं, ये ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, और हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है, यहाँ पर हवाएं खाली हो जाती हैं, खाली वैक्यूम जैसी जगह बन जाती है। यहाँ पे हवाओं का जो दाब होता है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। वायु दाब हम जिसे कहते हैं, वायु दाब, एयर प्रेशर जो होता है बहुत कम हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? एयर प्रेशर हमारा बहुत कम हो जाता है, और एयर प्रेशर कम होने की वजह से, हाँ, आपने देखा होगा कभी कभी जो आपका बैरोमीटर होता है, हम कहते हैं कि बैरोमीटर पर जो उसका पाठ्यांक होता है, जो मेजरमेंट होता है, उसके बिंदु का अचानक नीचे आना आंधी आने का संकेत होता है। तो जो बैरोमीटर होता है वो वायुदाब को ही मापता है। वायुदाब का जो पाठ्यांक है कि मान लो अभी 10 वायुदाब है, 10 ATM या जो भी है, ये फिर 8 हुआ, 10 से सीधे 2 पे आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि पहले तो वायुदाब हमारे आसपास सही था, लेकिन अब हवाएं गर्म हुई, और गर्म होने के बाद ऊपर उठ गई, यहाँ पे हवाएं बची नहीं, यहाँ पे हवाएं बची ही नहीं। तो होता क्या है कि जो हमारी समुद्री हवाएं होती हैं, जो हवाएं थोड़ी भारी होती हैं, अब मैंने कहा कि जो समुद्री हवाएं होती हैं जलमंडल वाली, वो तो भारी होती हैं, क्योंकि समुद्री इलाकों में जहाँ पर जल होता है वो देर से गर्म होती हैं, और समुद्र के ऊपर बहने के कारण से ठंडी भी होती हैं, इनमें नमी भी होती है थोड़ा। तो ये बहुत तेज़ गति से खाली स्थल की ओर चलने लगती हैं, क्योंकि इधर क्या होता है, खाली पड़ा है बिल्कुल, और ये भारी हवाएँ हैं, भारी हवाएँ ऊपर उठती नहीं हैं, तो ये बहुत तेज़ी से स्थल की ओर चलना शुरू कर देती हैं। समुद्रों से क्या हुआ, यहाँ से तो ये उठ गई और ये हो गई खाली। यहाँ पे मान लो समुद्री एरिया है, यहाँ से इधर की तरफ ये क्षेत्र, ये हवाएं चलना शुरू कर देती हैं। ये खाली जगह होने की वजह से, ये स्थान खाली था, तो बहुत तेज़ी से हवाएं आती हैं। इसी को हम कहते हैं क्या? आंधी। तो गर्मी की ऋतु में जो हमारी आंधियाँ आती हैं, इसका कारण यही होता है। गर्मी की ऋतु में जो आंधी आती हैं हमारे प्रदेश में, उसका कारण यही होता है कि गर्मी पड़ी, हवाएं हल्की हुई, हवाएं हल्की होने, गर्म होकर हल्की हो जाती हैं, वो हल्की होने के बाद ये ऊपर की तरफ चली जाती हैं, ये हमारा वैक्यूम जैसा बन जाता है, और यहाँ पर बहुत तेज़ी से समुद्री हवाएं आ जाती हैं, और इनमें मैंने कहा नमी होती है, समुद्रों की नमी इनमें होती है। तो कभी कभी यहाँ आने के बाद अगर ये ठंडी हो जाती हैं तो आंधी के साथ बरसात भी करती हैं ये हवाएँ। तो जो हमारे ग्रीष्म ऋतु में बरसात होती है, वो उसका रीज़न यही होता है। कहते हैं ना कि ज़्यादा आज बहुत गर्मी है यार, आज आंधी आएगी। क्यों है, क्यों कहते हैं हम ऐसा? हमें पता होता है आज बहुत गर्मी है, हवाएं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगी, गर्म होंगी तो हल्की हो जाएंगी, हल्की होंगी तो ऊपर उठ जाएंगी, ऊपर उठेंगी तो ये सब एरिया खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा तो समुद्री हवाएं हमारी तरफ आएंगी बहुत तेज़ी से, हवाएं बहुत तेज़ी से हमारी तरफ आएंगी। तो फिर तभी कहते हैं कि आज गर्मी ज़्यादा है तो आंधी आ सकती है। अंदाज़ा लगाते हैं ना गाँव देहात में, तो इसीलिए लगाते हैं। समझ गए मेरी बात को? इसीलिए हम क्या करते हैं, ये अंदाज़ा लगाते हैं। हाँ, कोई समस्या? चलिए, बरसात की अगर बात करें तो इस समय पे जो बरसात होती है हमारे प्रदेश की, समझना ध्यान से,
ग्रीष्म ऋतु में जो बरसात होती है वो लगभग 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर बरसात हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये जो बरसात होती है हमारे प्रदेश की, ये 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक बरसात हो जाती है इस समय पे। लगभग 83% बरसात हमारी वर्षा ऋतु में होती है। 83% बरसात हमारी वर्षा ऋतु में होती है। बाकी की 17% बरसात हमारी कुछ शीत ऋतु में और कुछ ग्रीष्म ऋतु में, जिसमें से 10 से 25 सेंटीमीटर की बरसात हमारी इस समय हो जाती है और लगभग इसकी आधी बरसात हमारे किस में हो जाती है? शीत ऋतु में हो जाती है। समझ रहे हैं? तो आप ग्रीष्म ऋतु को समझ चुके सारा कि प्रदेश में गर्मी किन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, किन क्षेत्रों में कम होती है। हिमालय के पास वाले क्षेत्रों में कम गर्मी होती है, जैसे कि तराई वाला इलाका है। तराई वाले इलाकों में कम गर्मी होती है, जैसे बरेली है, बदायूं है, पीलीभीत है, सहारनपुर है, क्योंकि यहाँ पे असर होता है आपके किसका? हिमालय का। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ जी। शीत ऋतु में भी 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शीत ऋतु की बरसात पश्चिमी क्षेत्रों में लगभग 10 सेंटीमीटर की होती है। बुंदेलखंड के क्षेत्रों की बात करेंगे तो लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। पूर्वी क्षेत्रों की अगर बात करेंगे तो 5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो अगर पश्चिमी क्षेत्र की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, तो ये था हमारा शीत ऋतु, इसको हमने समझा। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्षा ऋतु आ रहा है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। इसके बाद हम अपनी जलवायु का महत्वपूर्ण कारक वर्षा ऋतु की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? वर्षा ऋतु की बात कर लेते हैं, मतलब रेनी सीजन की बात कर लेते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? किसकी बात कर लेते हैं? रेनी सीजन की बात कर लेते हैं। कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दूं कि हो सकता है हम अपनी क्लास को IAS PCS पर ही चलाएं मंडे को। ठीक है, IAS PCS एग्जाम, PCS बाई एग्जामपुर पर ही चलाएं, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग। ठीक है, मे भी पॉसिबल कि हम इस क्लास को फिर यहाँ पे ना रखें और वहीं पर चलाएं इसको, तो सारे लोग क्या कर लेंगे, फिर उस दिन IAS PCS वाले चैनल पर ही आएंगे। ठीक है, सिद्धू राजपूत, तुम्हारी अलग ही चल रही है कहानी, तुम्हारी कहानी अलग ही चल रही है, तुम ना मानने क्यों भाई? चलिए, हाँ चल, वर्षा ऋतु की हम लोग बात कर लेते हैं। वर्षा ऋतु की बात करें, अच्छा ये बताओ हमारे प्रदेश में जो बरसात होती है, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमारे प्रदेश में जो बरसात होती है या फिर हमारे प्रदेश के साथ साथ बिहार और बंगाल में जो बरसात होती है वो कौन से मानसून के द्वारा होती है? अरब सागर से आया हुआ मानसून, अरब सागर से आया हुआ मानसून, अरब सागर से आया हुआ मानसून, या फिर बंगाल की खाड़ी से आया हुआ मानसून, या फिर बंगाल की खाड़ी से आया हुआ मानसून। ठीक है, जल्दी बताओ। हमारे प्रदेश में जो बरसात होती है जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, बड़ा अच्छी साइंटिफिक क्लास पढ़ रहे हैं हम लोग, हर चीज़ का रीज़न है पढ़ने के लिए, तभी चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो बताइएगा कि अरब सागर से आया हुआ मानसून या बंगाल की खाड़ी से आया हुआ मानसून हमारे प्रदेश में बरसात करता है? जल्दी बताओ कौन सा? बंगाल की खाड़ी। कुछ लोग कह रहे हैं बंगाल की खाड़ी, लेकिन उसी में शुभम पांडे कह रहे हैं अरब सागर। क्या कह रहे हैं? अरब सागर। मतलब अलग अलग लोगों का कहना है, कुछ लोग कह रहे हैं बंगाल की खाड़ी, कुछ लोग कह रहे हैं अरब सागर। तो बिल्कुल सही जवाब हमारा क्या है? बंगाल की खाड़ी से आया हुआ मानसून। चूँकि बंगाल की खाड़ी हमारे देश के पूर्व में है, पूर्वी हिस्से में है, तो इसीलिए इस खाड़ी से आया हुआ मानसून को हम लोग पूर्वा मानसून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वा मानसून भी कहते हैं, पूर्वा मानसून। और
हाँ क्या कहते हैं हम लोग, पूर्वा मानसून भी कहते हैं। कभी कभी हम इसको दक्षिण पूर्व से आया हुआ मानसून भी कहते हैं। ठीक है, तो पूर्वा मानसून कहा जाता है इसको। बंगाल की खाड़ी बिल्कुल सही है, बंगाल की खाड़ी क्या है, बिल्कुल सही। अब समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बड़ा टफ सवाल आते हैं। देखो ये तो है हमारा यूपी, देखो क्या है, पहले भारत की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, भारत की बात अगर हम लोग करें, ये हमारा गुजरात बन गया, ये कुछ इस तरह से है ना, ये क्या है, कुछ इस तरह से है, ये बन गया हमारा भारत का मैप हल्का सा। ठीक है, ये क्या बन गया, भारत का मैप बन गया। ठीक, भारत का मैप बन गया, बस इतना सही तो था, इतने ऐसे की ज़रूरत है बस हमें। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे ये है आपका अरब सागर। क्या है भैया, ये आपका अरब सागर, अरब सागर। यहाँ पे पश्चिमी घाट का विस्तार है, यहाँ पे क्या है, पश्चिमी घाट का विस्तार है। और ये हमारा पूर्वी मानसून, ये क्या है हमारा, सॉरी बंगाल की खाड़ी, क्या है हमारी, ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है हमारी, ये हमारा क्या है, बंगाल की खाड़ी। यहाँ से जो मानसून बनता है वो कुछ इस तरह से चलता है, केरल पहुँचता है, यहाँ पे कुछ टकराता है, केरल पहुँचता है, केरल में यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं, इनसे टकरा के फिर थोड़ा बहुत इस प्रकार से चलता है। वैसे इस वाले इलाके में बरसात ज़्यादा होती है, तो ये पश्चिमी घाट का विस्तार है, यहाँ पे बहुत सारी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, इसीलिए इन पहाड़ियाँ होने की वजह से इस पर्वत श्रृंखला के इस दिशा में बरसात इससे बहुत ज़्यादा होती है। इस वाले क्षेत्र में बरसात काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वाले क्षेत्र में बरसात जो अरब सागर से मानसून आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, समुद्र के समानांतर यहाँ पे पश्चिमी घाट जिसे हम सह्याद्री कहते हैं, तो सह्याद्री के पश्चिमी क्षेत्रों में बरसात पूर्वी क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा होती है। तो इन क्षेत्रों, इस प्रकार से मानसून आता है इन क्षेत्रों में। दक्षिण भारत में जो बरसात होती है वो तो इससे होती है, लेकिन यहाँ से जो हवाओं की डायरेक्शन होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। क्या होती है, वो कुछ इस प्रकार की होती है, कुछ इस प्रकार की हवाओं की यहाँ पे डायरेक्शन होती है, हवाओं की यहाँ पे क्या होती है, कुछ इस प्रकार की डायरेक्शन होती है। आप सभी को पता है कि इसके ऊपर क्या है, आपका हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत की ऊंचाई से भी आप वाकिफ़ हैं। दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत चोटी इसी हिमालय पर है, तो बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय। कहीं 8,000 है, कहीं 7,000 है, कहीं 6,000 है, कहीं 7,500 है, कहीं 8,500 तक ऊंचाई है इसकी। तो होता क्या है कि बंगाल की खाड़ी से आया हुआ मानसून टकराता है हिमालय से। हमारे उत्तर भारत में बरसात कराने का सबसे ज़्यादा श्रेय अगर किसी को जाता है तो हिमालय को ही जाता है। तो ये जो मानसून है आपका, ये जो नम वाली हवाएं हैं, ये टकराती हैं किससे, ये नमी युक्त हवाएं टकराती हैं हमारे हिमालय पर्वत से, हमारे हिमालय पर्वत से टकराती हैं हवाएं। यहीं पर हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश है। मैं इधर मैप बनाता हूँ, क्या है, यहीं पर हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश, ज़्यादा समझ आएगा आपको। यहीं पर हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश है, समझ रहे हो। हाँ, छोटा सा मैप बनाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। ठीक है, यहीं पर क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश है। हाँ, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। तो जब इस तरफ आ रही हैं तो ये हमारे प्रदेश के इस तरफ, हमारे प्रदेश में कुछ इस तरह से ये प्रवेश कर जाती हैं। कहाँ से, बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून हमारे प्रदेश में कुछ इस तरफ प्रवेश कर जाता है। अब हमारे प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में भी तो यही हिमालय है, यहीं पे तो हम बसे हुए हैं, हमारे प्रदेश के इस क्षेत्र में हिमालय है। तो इस हिमालय से टकराती हैं ये सीधे हवाएं जाके, क्या है, इस हिमालय से ये सीधे बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून जिसको हम पूर्वा मानसून कहते हैं, ये हिमालय से टकराता है कुछ इस तरह से, समझ रहे हो, कुछ इस तरह से हिमालय से टकराता है। और हिमालय से टकराने के बाद, जैसे आपने धुआं देखा हुआ, किसी दीवार से अगर टकरा जाए धुआं तो वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू कर देता है। जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो आगे बढ़ना शुरू कर देता है उस दीवार के पैरेलल। तो यहाँ पे क्या होता है कि हवाएं टकराती हैं और टकराने के बाद यहाँ पे ये इकट्ठा होना शुरू कर देती हैं। इकट्ठा होकर जब ये बहुत ज़्यादा डेंस हो जाती हैं, मतलब सघन हो जाती हैं, फिर ये कुछ इस तरह से बैक करना, मतलब इधर चलना शुरू कर देती हैं। लेकिन जब यहाँ पे ये टकराती हैं और इकट्ठा होती हैं और डेंस होती हैं, डेंस होने के बाद जब ये ठंडी होती हैं तो प्रदेश के इस वाले इलाके में, प्रदेश के इस वाले क्षेत्र में बरसात ज़्यादा करती हैं।
इस वाले क्षेत्र में ज़्यादा बरसात करती हैं। यहीं पर एक जनपद पड़ता है हमारा गोरखपुर। ये मुझे उम्मीद है कि आप जो रीज़न है इसके पीछे का कि गोरखपुर हमारे प्रदेश का सबसे वर्षा वाला स्थान क्यों है, ये समझ चुके होंगे। जब हवाएं ये इधर से इधर चलती हैं और हिमालय से टकरा के कुछ वापसी करती हैं, और वापसी करने के बाद जब ये यहाँ पे इकट्ठा होती हैं और ठंडी होती हैं, तो जब हवाएं ठंडी होंगी, जो जलवाष्प होगी वो ठंडी होती है, तो पानी की फॉर्मेट में चेंज हो जाती है जलवाष्प हमारी, तो इस क्षेत्र में बरसात करती हैं। यहाँ पर एक जनपद पड़ता है गोरखपुर, और इसीलिए हमारा गोरखपुर हमारे प्रदेश का सबसे वर्षा वाला जनपद है। अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया, यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो जब हम बात करें किसी डिस्ट्रिक्ट की, तो गोरखपुर हमारे प्रदेश का सबसे वर्षा वाला स्थान इसीलिए है। समझ रहे हैं मेरी बात को? गोरखपुर हमारे प्रदेश का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान इसीलिए है। इसकी अगर वर्षा की मात्रा की बात करें, तो गोरखपुर में जो बरसात होती है, क्या होता है, गोरखपुर में जो बरसात होती है हमारी लगभग 184.7 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 184.7 सेंटीमीटर हमारे प्रदेश में, हमारे गोरखपुर में बरसात होती है। समझ रहे हो? 184 अगर ये पूछा जाए, ये औसतन होती है, किसी साल इससे कम हुई, किसी साल इससे ज़्यादा हुई, तो कई वर्षों के अध्ययन करके ये मेज़रमेंट निकाला गया होगा, कई वर्षों का एक रिसर्च करके। तो 184.7 सेंटीमीटर, लगभग 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात, जो कि हमारे प्रदेश की सबसे ज़्यादा बरसात है। समझ रहे हो मेरी बात को? जो कि हमारे प्रदेश की सबसे ज़्यादा बरसात है, सबसे ज़्यादा हमारे प्रदेश की ये बरसात है। और इस क्षेत्र की बात करें, पूर्वी क्षेत्र की, जब ये हवाएं यहाँ पे चलती हैं और यहाँ पे इकट्ठी होती हैं, तो इनकी गति यहाँ भी धीमी पड़ जाती है, और पड़ने के बाद इन क्षेत्रों में ये हवाएं ठंडी होने लगती हैं। और इन क्षेत्रों में जब ये हवाएं ठंडी होने लगती हैं, तो हमारे प्रदेश में अगर क्षेत्र वाइज बात करें, भौगोलिक क्षेत्र वाइज बात करें, तो हमारे प्रदेश के पूर्वी हिस्से में दूसरे अन्य हिस्सों से ज़्यादा बरसात होती है। ज़िले की बात करेंगे तो दूसरे अन्य ज़िलों से गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बरसात। लेकिन अगर प्रदेश के कुछ हिस्सों की बात करेंगे, अगर हम इसको कुछ हिस्सों में बांटें, क्योंकि प्राकृतिक हिस्से आपको पता ही है, एक हमारा तराई का क्षेत्र है, एक हमारा बुंदेलखंड है, एक हमारा पूर्वी हिस्सा, एक हमारा पश्चिमी हिस्सा है। समझ रहे हो ना? तो इस पूर्वी हिस्से में हमारे प्रदेश की सबसे ज़्यादा बरसात होती है। इस पूर्वी हिस्से में हमारे प्रदेश की क्या होती है? सबसे ज़्यादा बरसात होती है। अगर हम बात करें कि मात्रा कितनी है, हमारे पूर्वी मैदान की मात्रा कितनी है बरसात की, तो ये 112 सेंटीमीटर, क्या है, 112 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में होती है। जब ये नमी युक्त हवाएं इधर चलती हैं, अब टकरा के तो भैया आगे बढ़ेंगी ना, जब ये नमी युक्त हवाएं इधर बढ़ती हैं, क्या करती हैं भैया, इधर बढ़ती हैं, तो ये यहाँ पर बारिश करती हैं, बरसात करती हैं। पहले तो ये हिमालय से टकरा के ही पैरेलल चलती हैं, और उसके बाद ये वापस लौटना शुरू करती हैं कुछ हवाएं। इसके बाद ये क्या करती हैं, वापस लौटना, कुछ ऐसी भी आती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं कैमूर और सोनाकर की, वो इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं है कि वो इनको रोक पाएँ, इस मानसून को रोक पाएँ, क्योंकि मैंने कहा 300, 400, 450, 500 मीटर ऊँची पहाड़ियाँ हैं बस। तो बादल 300, 400, 500 मीटर ऊँची पहाड़ियों से नहीं रुकता है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो यहाँ पे इन पहाड़ियों को क्रॉस करके इस क्षेत्र में आना शुरू करता है। तो ये जब इधर जाता है तो बरसात की मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जाती है, क्योंकि जलवाष्प जब जितना ज़्यादा ट्रेवल करेगी, ठंडी होती चली जाएगी और अपना पानी यहाँ पे डिस्चार्ज करती चली जाएगी। तो जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में देखो, तराई वाला क्षेत्र तो अलग ही है। तराई वाले क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा डेंस हो ही जाती है यहाँ पे, तो तराई वाले क्षेत्र से हम इसको अलग रखेंगे। तो ये वाला जो क्षेत्र है, जो हमारे मध्य उत्तर प्रदेश का आ जाता है, मध्य उत्तर प्रदेश का आ जाता है, यहाँ पे बरसात पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ कम हो जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से कंपेयर अगर करें तो यहाँ पे इस क्षेत्र में बरसात थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। और इस क्षेत्र की बरसात की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लगभग 94 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कितनी होती है? 94 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। यही जब और थोड़ा आगे बढ़ता है तो और कमज़ोर पड़ जाती हैं। क्या होती हैं? और कमज़ोर पड़ जाती हैं, और कमज़ोर पड़ जाती हैं। यही वाली जो हवाएं होती हैं आगे और बढ़ती हैं। इन क्षेत्रों में तो बरसात होती है, तराई वाले क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ तो टकरा ही रही है हिमालय से और यहाँ पे इकट्ठा होकर बरसात कर रही हैं। तो जब तराई क्षेत्रों, हाँ,
हम जब इसकी बात करेंगे, इन क्षेत्रों की बात करेंगे, इसे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहते हैं, यहाँ पर और कमज़ोर पड़ जाती है ये बरसात। और पश्चिमी क्षेत्र में बरसात की मात्रा मात्र 84 सेंटीमीटर होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रदेश के किस हिस्से में ज़्यादा बरसात होती है, तो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये पूछा जाए कि बरसात की मात्रा के बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, तो आपका दे दिया जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर मध्य उत्तर प्रदेश, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो बढ़ते हुए क्रम में जब आप लगाओगे तो सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर मध्य उत्तर प्रदेश, फिर आपका क्या आ जाएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश हमारे प्रदेश का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, दक्षिण के पहाड़ी पठारी भाग की बात करें, तो यहाँ भी इस भाग से तो ज़्यादा ही होती है, इस भाग से तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ही होती है। इन क्षेत्रों की बात करें लगभग 91 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और तराई वाले क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे लगभग 94 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, 94 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो सबसे कम बरसात वाला जो हमारा क्षेत्र है वो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसमें हमारा गौतम बुद्ध नगर है, मेरठ है हमारा, बुलंदशहर है हमारा, मथुरा है हमारा, अलीगढ़ है हमारा, इन क्षेत्रों में हमारे प्रदेश की सबसे कम बरसात होती है, सबसे कम बरसात होती है। मैंने कहा कि यहाँ पे जब ये मानसून जाते हैं हिमालय के पास वाले क्षेत्रों में तो फिर भी ज़्यादा हो जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जब यहाँ से टकरा के जब ये वापस इधर आते हैं तो यहाँ पे एक जनपद पड़ता है, यहाँ पे एक जनपद पड़ता है जिसका नाम है आपका क्या, जिसका नाम है आपका मथुरा। मथुरा में प्रदेश की सबसे कम बरसात होती है। रीज़न आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ तक हमारे जो मानसून होते हैं वो आते आते दम तोड़ देते हैं, उनमें पानी बचता ही नहीं है, नमी बचती नहीं है, जलवाष्प उनके पास होती नहीं है। तो मथुरा में हमारे प्रदेश की सबसे कम बरसात होती है। और अगर हम इसे कैलकुलेट करें या मात्रा की बात करें तो यहाँ पर बरसात की मात्रा मात्र 54.4 सेंटीमीटर रह जाती है। कितनी रह जाती है? 54.4 सेंटीमीटर रह जाती है। यहाँ पे मानसून पहले आए थे और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वक्त लगा था। तो इसके बारे में, इस क्षेत्र के बारे में ये भी कहा जाता है कि गोरखपुर में जो वर्षा काल होता है, गोरखपुर में जो वर्षा टेंटेटिव या संभावित वर्षा की अवधि होती है वो लगभग 56 दिन माने जाते हैं कि प्रदेश में लगभग 56 दिन तक अच्छी खासी बरसात होती रहेगी। लेकिन जब मथुरा की बात करें तो मथुरा में ये एंटीसिपेट किया जाता है कि मात्र 32 दिन ही बरसात होती है। तो यहाँ का जो वर्षा काल है वो 32 दिन का है, गोरखपुर का लगभग डबल है, 56 दिन का है। तो अब सारी चीज़ें सीख गए ना कि प्रदेश के किस क्षेत्र में ज़्यादा बरसात होती है, किस क्षेत्र में कम बरसात होती है, प्रदेश में कौन सा मानसून आता है। तो पूर्वा मानसून, प्रदेश में मानसून किस तरफ से प्रवेश करता है, तो हमारा दक्षिण पूर्वी हिस्से से, प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से से मानसून प्रवेश करता है। बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है। कहाँ से आता है? बंगाल की खाड़ी से ये मानसून आता है। तो ये सारी चीजें आप, मुझे ऐसी उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ऐप पे यूपी पुलिस की यूपी पी की क्लास, अच्छा तो क्या हो जाएगा? हाँ, हिमालय से दूर वाले जो क्षेत्र होते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनमें कम बरसात होती है। अगर मात्रा की बात करें तो लगभग 83% बरसात, लगभग 83% बरसात इसी समय हो जाती है हमारे प्रदेश की। मतलब पूरी साल में जितनी बरसात होती है उसकी 83% बरसात इन्हीं 3-4 महीनों में हो जाती है, जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में। सितंबर में बरसात की मात्रा ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, सॉरी अक्टूबर में। अक्टूबर में बरसात की मात्रा ज़्यादा नहीं होती। सितंबर से, जुलाई से सितंबर ही वर्षा काल होता है। इन्हीं 90 दिनों में जो बरसात होती है, ठीक है, खासकर जुलाई और अगस्त में, और 15 सितंबर तक यही इन्हीं दिनों में बरसात ज़्यादा होती है। प्रदेश की 83%, पूरे साल की 83% बरसात इन्हीं 75 से 80 दिनों में हो जाती है, ठीक है।
काहे बदतमीजी कर रहे हो भाई? क्लास करो और दूसरे को करने दो, बदतमीजी काहे लगा रहे हो यहाँ पे? कुटोगे का? अभी तो हम एक ऋतु और समझेंगे, शीत ऋतु। शीत ऋतु बहुत छोटा सा है, हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा है। चलेगा, आगे आ जाते हैं हम लोग और शीत ऋतु की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? शीत ऋतु की बात कर लेते हैं, विंटर सीजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, विंटर सीजन की बात कर लेते हैं। विंटर सीजन की बात कर लेते हैं, शीत ऋतु की। कह रहे हैं आपसे एक बात पूछनी थी तो बात पूछिए। शीत ऋतु की बात करेंगे तो शीत ऋतु हमारी नवंबर से फरवरी, नवंबर से टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है और ये फरवरी तक रहता है। नवंबर से ये टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है और ये फरवरी तक रहता है। नवंबर के बाद दिसंबर में जब आप जाओगे तो और टेम्परेचर कम हो जाएगा। दिसंबर के बाद जब आप जनवरी आओगे तो ये सबसे ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है जनवरी में। इसीलिए माना जाता है कि प्रदेश का जो सबसे ठंडा महीना होता है वो जनवरी का होता है। प्रदेश का सबसे ज़्यादा ठंडा, लोएस्ट टेम्परेचर जो होता है आपका, क्या होता है? लोएस्ट टेम्परेचर जो होता है आपका वो जनवरी में ही आंका जाता है। जनवरी, प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सर्दी होती है वो आपकी जनवरी में ही होती है। सबसे ज़्यादा जो आपकी सर्दी होती है वो जनवरी में ही होती है। जनवरी के बाद टेम्परेचर में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है। क्या होता है? बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है। इसमें अगर टेम्परेचर की बात करें तो हमारा जो दक्षिणी टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो दक्षिणी भाग है हमारा, जो हमारा दक्षिणी भाग है ये गर्म होता है कंपेयर टू अदर स्टेट। जिस प्रकार से गर्मी में वो गर्म होता है उसी प्रकार से सर्दी में भी वो गर्म होता है दूसरे स्थानों के अलावा। जैसे कि अगर बात करें दक्षिणी स्थानों की तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान होता है वो 28.3 डिग्री के आसपास होता है दक्षिणी इलाकों का, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13.3 डिग्री इस क्षेत्र का दक्षिण के पठारी भाग का न्यूनतम तापमान होता है। लेकिन अगर मैदानी भागों की अगर हम लोग बात करेंगे, क्या करेंगे? मैदानी भागों की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैदानी भाग का जो अधिकतम तापमान होता है, मैदानी भाग का जो अधिकतम तापमान होता है वो इससे थोड़ा सा कम होता है। अधिकतम तापमान जो होता है आपका थोड़ा सा कम होता है। क्यों? क्योंकि हिमालय का उस पर असर पड़ता है, हिमालय पर हो रही बर्फबारी का असर पड़ता है और उसकी वजह से प्रदेश के तराई क्षेत्र और मैदानी भागों का टेम्परेचर कम हो जाता है। और ये अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस होता है, 27.2 डिग्री सेल्सियस होता है। और न्यूनतम तापमान लगभग 8.5 डिग्री सेल्सियस होता है। न्यूनतम तापमान क्या होता है भाई? 8.5 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान गिर जाता है। अगर सवाल एक बनता है, जैसे यूपी पीसीएस में मान लो बनेगा, अगर जेल वार्डर या कांस्टेबल की बात करें तो उसमें पूछेगा प्रदेश का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, तो आप कहोगे जनवरी। पूछेगा प्रदेश का सबसे ठंडा जिला कौन सा होता है, तो आप कहोगे बरेली। लेकिन उससे इतर अगर मैं ये कहूँ कि टेम्परेचर किस दिशा से किस दिशा में जाते हुए कम हो जाता है, टेम्परेचर मैं अगर ये कहूँ कि ये हमारा यूपी है, क्या है? अगर ये हमारा यूपी है, ये हमारा क्या है? यूपी है।
तो टेम्परेचर किस दिशा से किस दिशा की तरफ जाने पर कम हो जाता है। तो जब आप दक्षिण से उत्तर की तरफ ट्रेवल करोगे तो ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ जा रहे होगे सर्दियों में। जब आप सर्दियों में उत्तर से दक्षिण की तरफ ट्रेवल करोगे तो आप ज़्यादा टेम्परेचर वाले इलाकों में जा रहे होगे। तो हमारा दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर टेम्परेचर कम होता है सर्दियों में। और यहाँ का जो क्षेत्र होता है इसको हम तराई क्षेत्र कहते हैं। ऊपर हिमालय पर हो रही बर्फबारी की वजह से इनका जो तापमान होता है बहुत कम होता है। यहीं पर एक जनपद है बरेली। बरेली हमारे प्रदेश का सबसे ठंडा जनपद होता है। सबसे ज़्यादा ठंड हमारी बरेली में पड़ती है, समझ रहे हो। हिमालय से बिल्कुल लगा हुआ, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है ना, तो हिमालय के साथ लगा हुआ जनपद है बरेली। और बरेली हमारे प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा महीना होता है। अगर ये पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, बरेली हो जाएगा। ठीक है, बरेली हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो शीत ऋतु में आपने देखा होगा, शीत ऋतु में आपने एक नाम सुना होगा पश्चिमी विक्षोभ का, वेस्टर्न डिस्टरबेंस का। इस ऋतु में भूमध्य सागरों से हवाएं चलती हैं भारत की तरफ। भूमध्य सागर से हवाएं चलती हैं यहाँ से भूमध्य सागरों से भारत की तरफ हवाएं चलती हैं। क्या चलती हैं, भारत की तरफ हवाएं चलती हैं। और पंजाब, पाकिस्तान के रास्ते, पंजाब और पंजाब के रास्ते हमारे यूपी में ये हवाएं प्रवेश कर जाती हैं। यूपी में ये हवाएं हमारी प्रवेश कर जाती हैं। यूपी में इस समय सर्दी होती है, स्थल का टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो ये जो हवाएं आ रही थी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से, इनमें नमी थी, ये अचानक से इन क्षेत्रों में ठंडी पड़ जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। कभी कभी तो इतनी ठंडी हो जाती हैं कि पानी जो था, जलवाष्प जो थी आपकी जम जाती है और ओले के रूप में बरस पड़ती है। इसीलिए ओलावृष्टि भी हमारी सर्दियों में ज़्यादा होती है। समझ में आ गई आपको मेरी बात। इसीलिए ये ओलावृष्टि जो हमारी इन क्षेत्रों में होती है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में आती है, ओलावृष्टि होती है बरसात के समय पर, इसीलिए ज़्यादा होती है। तो इस क्षेत्र में बरसात करती है। और ये पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टरबेंस जैसे जैसे आगे बढ़ता है ये कमज़ोर पड़ता चला जाता है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ज़्यादा इनमें दम नहीं बचती इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस में। वेस्टर्न डिस्टरबेंस मतलब पश्चिमी विक्षोभ, मतलब पश्चिमी दिशा, मतलब भूमध्य सागरों से आई हुई तेज हवाएं होती हैं। आपने देखा होगा कि जब आपके खेत में गेहूं लगे होते हैं, बरसात होती है और बहुत तेज आंधी चलती है, ओले पड़ते हैं और फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसा होता है ना, हाँ जी, सर्दी के समय पे ऐसा होता है। वो उसका कारण ही पश्चिमी विक्षोभ होता है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस होता है, जो पश्चिमी क्षेत्रों से आया हुआ होता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से आया हुआ होता है। ये पंजाब के रास्ते प्रदेश में प्रवेश करता है और सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहुंचता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बरसात करता है। हालांकि अगर ओलावृष्टि न हो और गेहूं की फसल गिरे ना खेत में तो ये गेहूं की फसल के लिए वरदान मानी जाती है बरसात। समझ रहे हो, ये बरसात रबी की फसल के लिए, खासकर गेहूं और जौ जैसी फसलों के लिए, गेहूं, जौ, सरसों भी मान सकते हैं, लेकिन चना और मटर के लिए, मसूर के लिए नहीं मानी जाती। ठीक है, हाँ, उनको ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, बट गेहूं की फसल के लिए वरदान मानी जाती है बरसात। तो मैंने कहा कि इन क्षेत्रों में ही ज़्यादा बरसात करती है। यहाँ पर बरसात की मात्रा 10 सेंटीमीटर तक, इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसके बाद जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंचती है तो यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर, और इन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा 5 से 7, मतलब बराबरी होती है। तो सबसे ज़्यादा बरसात सर्दियों के समय पे हमारे इस क्षेत्र में होती है, जबकि वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा बरसात हमारे इस क्षेत्र में होती है। पूर्वी हिस्से में वर्षा ऋतु में ज़्यादा बरसात, शीत ऋतु में पश्चिमी हिस्से में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बरसात। दोनों का रीज़न पता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में हमारा पूर्वा मानसून आता है और पूर्वा मानसून की प्रदेश में प्रवेश की दिशा ही यही होती है, पर पूर्वी उत्तर प्रदेश से प्रवेश करता है। तो इसीलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 112 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा करता है। जो पश्चिमी विक्षोभ होता है उसकी डायरेक्शन पश्चिमी उत्तर प्रदेश होती है, इसलिए इस क्षेत्र में ज़्यादा बरसात होती है। तो आप सारी चीज़ों को मुझे लगता है समझ गए होंगे। कुछ भी ऐसा इसमें नहीं था जो आप नहीं समझ पाए। ठीक है, चलिएगा, तो अब हम इस क्लास को आज यहीं तक रखेंगे। आप सभी से निवेदन है कि क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे। ठीक है, क्लास का, नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कब क्लास हो रही है, कब क्लास नहीं हो रही है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप में से कोई अगर जेल वार्डर की तैयारी कर रहा है तो आपके लिए 999 रुपये में एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। एप्लीकेशन पे 999 रुपये में, मात्र 999 रुपये में एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, सर्च करके उसको डाउनलोड कर लीजिए और परचेज कर लो जेल वार्डर का
जेल वार्डर के कोर्स को आप लोग परचेज कर लेंगे, ठीक है भाई। चलिएगा, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे और कल उत्तर प्रदेश में हम कृषि के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।